टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। आपने अभी तक पढ़ा है कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण इस चालक तार की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एम्पियर ने अनुमान लगाया कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास करते समय, जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित है, मान लो कि चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके समीप कोई दूसरी चुंबक लाएं, तो चुंबक लाने पर चुंबक द्वारा भी इस विद्युत धारावाही चालक पर कोई बल लगना चाहिए। ये बल कितना होगा, कैसे लगेगा, ये किस पर निर्भर करेगा ये बल। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम का धारावाही चालक लिया। उस एल्यूमिनियम के धारावाही चालक, मान लो एक सिरा P और दूसरा सिरा Q हो, ये कोई एल्यूमिनियम का धारावाही चालक है, इसको एक को नाम देते P, सिरे को दूसरे को देते Q। एक विद्युत रोधी पदार्थ का बना हुआ कोई स्टैंड लिया, ये कोई स्टैंड है जो कि विद्युत रोधी पदार्थ का बना हुआ है। इस चालक के दोनों सिरों पर संयोजन तार जोड़ दिए। संयोजन तार माने वह तार जो परिपथ बनाने में काम आता है। तो इस तरीके से संयोजन तार लिए, एक को इस तरीके से जोड़ दिया, दूसरे सिरे को क्यों सिरा है उसके संयोजन तार देते हुए इसके चारों ओर एक कुंडली बना दी। इस कुंडली बनाने से क्या होगा, ये जो है एक तरीके से और लटक जाएगी, चालक तार इसके लटक जाएगा और इसको, इस कुंडली को, इस चालक तार को बैटरी से जोड़ दिया। मान लो एक बार प्लस सिरा इस तरफ रखते हैं बैटरी का और इधर माइनस सिरा रख दिया। ये स्विच के और धारा नियंत्रक के मान को कम या ज्यादा करने के लिए धारा नियंत्रक जोड़ दिया। तो एम्पियर ने क्या किया, एक एल्यूमिनियम का चालक लिया, उसके दोनों सिरों को संयोजन तारों से जोड़ते हुए इस प्रकार व्यवस्थित किया कि ये स्टैंड के नीचे लटक जाए, स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सके, और उसको परिपथ के बैटरी और आर्म कुंजी के और धारा नियंत्रक से जोड़ दिया, एक परिपथ बना दिया इस तरीके से। अब क्या किया, बोलते हैं गुणनाल के आकार की चुंबक है, यू आकार की चुंबक है, इसलिए इसको नाल चुंबक कहा जाता है। इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव होता है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से वक्राकार पथ में इसके चारों ओर होता है। इस नाल चुंबक को, मान लो ये आपका धारा चालक है PQ, एल्यूमिनियम का बना हुआ, इस नाल चुंबक को इस तरीके से इसके अंदर रखा, इस तरीके से चुंबक को इसके नीचे लाया कि उत्तरी ध्रुव है तो नीचे की ओर रहा और दक्षिण ध्रुव है ऊपर की ओर रहा, और प्रैक्टिकल करके देखा। फिर उसने क्या किया, उत्तरी ध्रुव को ऊपर ले लिया और दक्षिण ध्रुव को नीचे ले लिया। इस तरीके से एक कार्य ये किया। दूसरा कार्य क्या किया, एक बार धारा P से Q की ओर प्रवाहित की, दूसरी बार धारा Q से P की ओर प्रवाहित की। दोनों स्थितियों में जो उसने प्रेक्षण देखा उसको हम देखते हैं। तो जब किसी एल्यूमिनियम, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का लिया गया है, एल्यूमिनियम का चालक PQ है, इसको संयोजन तारों से इस प्रकार से स्टैंड से लटकाते हुए बैटरी से और परिपथ बनाया, बैटरी से जोड़ते हुए। अब कोई नाल चुंबक इसके पास इस प्रकार से रखी कि इसका उत्तरी ध्रुव है तो रहे नीचे की ओर चुंबक का, पहली बार में उत्तरी ध्रुव को नीचे की ओर रखा और दक्षिण ध्रुव को ऊपर की ओर रखा। जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो यहाँ पे प्लस सिरा इधर है, विद्युत धारा की दिशा इसमें प्लस से माइनस की ओर होगी, तो इस तरीके से होगी। यानी इस चालक एल्यूमिनियम के चालक में विद्युत प्रवाह की दिशा P से Q की ओर है। किस तरह से, किसकी ओर है, P से Q की ओर विद्युत धारा होती हुई इधर आ जाती है।
ठीक है। तो जब उसने देखा कि ये छड़ जो है थोड़ी सी में खिसक जाती है, फिर उसने क्या किया, स्विच ऑफ किया इसको। अब इसने इसकी धारा की दिशा बदल दी, यानी प्लस का सिरा इस तरफ कर दिया और माइनस का सिरा इस तरफ कर दिया, तो धारा की दिशा इस बार ये हो जाएगी। धारा प्रवाहित करने पर धारा की दिशा ये हो गई, नहीं धारा इधर Q से प्रवेश करती हुई P की ओर चलती है, तो धारा की दिशा ये हो गई। तो उसने देखा वही उत्तरी ध्रुव नीचे की ओर रखा, दक्षिण ध्रुव ऊपर की ओर रखा, तो उसने पाया कि जाता। इससे सिद्ध हुआ कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर कोई चुंबक उसके समीप लाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस धारावाही पर कोई बल लगता है। बल की जो दिशा है धारा की दिशा पर निर्भर करती है। दूसरी बार उसने क्या किया, धारा की दिशा को स्थिर रखा और इसने जो है इनके ध्रुवों को ऊपर नीचे कर दिया, दक्षिण ध्रुव नीचे कर दिया और उत्तरी ध्रुव को ऊपर कर दिया। तब उसने देखा इस धारावाही चालक एल्यूमिनियम का जो चालक है PQ, इसमें जो लगने वाले बल के कारण जो खिसकने की दिशा है वो भी बदल जाती है। तो क्या सिद्ध हुआ इस प्रैक्टिकल से, जब किसी धारावाहिक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसके समीप कोई चुंबक लाई जाती है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक पर बल लगता है। यह बल, लगने वाला बल परिपथ में इस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और एक तो धारा की दिशा पर निर्भर करेगा, दूसरा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करता है, दो चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है। अब आपने ये तो देखा कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब किसी धारावाही चालक को रखा जाता है तो इस चालक पर कोई बल लगता है, लेकिन ये बल की दिशा क्या होगी, बल इधर लगेगा इधर लगेगा, किस तरीके से वो बल प्रभावी होगा, उस बल की दिशा को ज्ञात करने का एक नियम बना जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, फ्लेमिंग का वाम हस्त, वाम माने बायां, हस्त माने हाथ। तो वाम हस्त नियम क्या है, ध्यान देंगे कि इसको समझेंगे। मैं एक नाल चुंबक बना रहा हूं, ये एक बार इस तरीके से बना रहा हूं गोल, हालांकि गोल नहीं बनाते चित्रों में, एक तरफ सिर्फ उत्तरी ध्रुव दिखा दिया जाता है, दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव दिखा दिया। ये इसका मान लो उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ, और ये इसका साउथ दक्षिण ध्रुव है। ठीक है। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इस तरीके से होगी, इस दिशा से होगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिण ध्रुव की ओर जाएगी। इस तरीके से, इसमें इस तरीके से आएगी, अंदर बाहर की ओर चुंबक के इस तरीके से इस दिशा में इसके ऊपर बल कार्य करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई। ठीक है। और ये कोई धारावाही चालक है, इसके अंदर रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के, ये कोई धारावाही चालक PQ इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा हुआ है। एक बार हम धारा इस दिशा में P से Q की ओर रख के देखते हैं और दूसरी बार Q से P की ओर रख के देखते हैं। तो पहले फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जानेंगे। वाम हस्त नियम क्या है, सरल भाषा में इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो आप कह सकते हो कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, दूसरी कौन सी, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत रखें कि
तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा या बताता है। तो नियम क्या बनेगा, मान लो आप जो चालक तार में इस धारा इस दिशा में बह रहे हो, Q से P की ओर बह रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, ठीक है। तो ये तर्जनी तो कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, इस तर्जनी तो कर दिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। धारा मान लो इस तरीके इधर से इधर बह रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और इस धारा की दिशा को एक दूसरे से लंबवत कर दिया, तो अंगूठा जो ऊपर की ओर सीधा रहता है, इसका मतलब इसमें बल नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। और ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की अंगूठे और तर्जनी मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत देखो, ये धारा की दिशा है तो इसके लंबवत ये होगी और इसके लंबवत ये होगी। तो इस तरीके से रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो जो अंगूठा है वो उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। आपके पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र दिखाया हुआ है कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये दर्शाती इसमें, ठीक है, और उस धारावाही चालक में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो इस दिशा से इस दिशा की ओर ज्ञात कर रहे हैं। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये पूछ रहा है इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, चुंबकीय इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, दाईं ओर, बाईं ओर। अगर इस तरीके से फ्लैट कागज में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कागज में ऊपर की ओर या कागज में नीचे की ओर। तो आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाना है। आपको इस तरीके से अपना अंगूठा करना है कि आपकी जो तर्जनी रहे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे और आपकी जो मध्यमा है वो धारा प्रवाह की दिशा में रहे। तो जिधर अंगूठा रहेगा वही लगने वाले बल की दिशा हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान यहाँ क्या देना है, यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा न दे करके इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा दी गई है। और आपको स्मरण रखना होगा कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा इस दिशा में होगी। तो आपको आपकी मध्यमा इधर रखनी है, तर्जनी इस दिशा में रखनी है। तो अपन करके देखते हैं वाम हस्त नियम के अनुसार। ये देखो, ये मध्यमा मैंने उस तरफ रख दी क्योंकि विद्युत धारा उस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है तो विद्युत धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। तो मैंने मध्यमा जो है उसको इस तरफ मोड़ दिया और तर्जनी को मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ दिया। तो अंगूठा जो कहाँ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि जो बल लगेगा धारावाही चालक पर वो कागज में नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, आपको इसकी दिशा चेंज करके भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक पर रखने पर जो बल लगता है और उसके कारण चालक धारावाही चालक में गति होती है, मोशन होती है, तो इसका फायदा क्या है, इसका हम कहां उपयोग कर सकते हैं। तो जितने भी विद्युत उपकरण जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, जैसे आप देखते हो धारा प्रवाहित करने पर पंखा चलने लगता है, कूलर चलने लगता है, पानी की मोटर चलने लगती है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलने लगते हैं, इस तरह जितने भी वॉशिंग मशीन है, तो जिसमें घूमने का प्रोसेस होता है किसी उपकरण का, तो उसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक होता है उस पर जो बल लगता है उसके आधार पर हम आज विद्युत मोटर की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो पहले तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में
जब विद्युत धारावाही चालक को रखा जाता है तो चुंबक के द्वारा विद्युत धारावाही पर बल लगता है और विद्युत धारावाही गति करता है। इस गुण का उपयोग विद्युत मोटर बनाने में किया जाता है। विद्युत मोटर की संरचना समझिए पहले तो। आगे प्रश्न आता है, विद्युत मोटर की संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए इसकी कार्य प्रणाली लिखिए। बड़ा प्रश्न आएगा 4-5 नंबर का। तो सबसे पहले इसकी संरचना देखेंगे। पहले आप करोगे इसकी संरचना, तो पहले तो बताओगे विद्युत मोटर क्या है, परिभाषा लिखनी होगी विद्युत मोटर की। तो विद्युत मोटर वह युक्ति है, विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर हो गई? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी आप उससे कोई कार्य कर सकते हो, जैसे आप कोई साधन चला सकते हो, कोई व्हीकल चला सकते हो, कोई विद्युतीय उपकरण चला सकते हो, पंखा चलता है, ये यांत्रिक कार्य होते हैं। तो आपने देखा होगा आटा चक्की होती है, आटा चक्की के जो पीसने के लिए पहले एक मोटर लगी होती है, तो उसके तार होता है, एक जो फैन बेल्ट बोलते हो क्या, पट्टे जैसे, फिर वो पट्टे जो होते हैं मोटर से चलते हुए चक्की के चारों ओर लपेट दिए जाते हैं और चक्की घूमती है और आटा पीसा जाता है। तो ये क्या हुआ, आपने यांत्रिक कार्य किया। तो विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये तो हो गई विद्युत मोटर की परिभाषा। फिर आपको इसकी संरचना बतानी है। तो संरचना रटने की जरूरत नहीं है, इसके चित्र की व्यवस्था आप ध्यान में रखिए। जैसे जैसे चित्र बनाते जाओगे उसकी संरचना आपके अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होती है। ठीक है, विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होती है। इस नाल चुंबक के मध्य विद्युत रोधी तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली होती है, जिसे क्रमशः ABCD हमने चित्रांकित किया। तो इस चुंबक के नाल चुंबक के मध्य विद्युत रोधी तांबे के तार की आयताकार कुंडली होती है। इस आयताकार कुंडली का एक सिरा अर्धवलय P और दूसरा सिरा अर्धवलय दूसरे अर्धवलय Q से जुड़ा हुआ होता है। ये जो अर्धवलय है एक नरम लोहे की दूरी पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। ये अर्धवलय नरम लोहे की दूरी पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। ये जो अर्धवलय हैं कार्बन के ब्रुश B1 व B2 से जुड़े रहते हैं। ये कार्बन के जो ब्रुश होते हैं B1 व B2 स्थिर रहते हैं, जबकि ये जो अर्धवलय है इसके अंतर्गत घूमते रहते हैं। इन तो अर्धवलय एक बार तो Q इधर है, दूसरी बार इधर आ जाएगा, P एक बार इधर है तो दूसरी तरफ आधे चक्कर में इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये अर्धवलय तो घूमते रहते हैं, परंतु ब्रुश जो B1 और B2 होते हैं वो स्थिर होते हैं, अपनी जगह पर ही स्थिर रहते हैं। इन B1 व B2 से को संयोजन तारों से जोड़ते हुए लोड या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब जब विद्युत, ये तो हो गई संरचना, ये तो क्या हो गई संरचना। अब इसकी कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली देखिए। जब परिपथ में कुंजी या बटन स्विच ऑन कर विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो आयताकार कुंडली में यहां से जो विद्युत धारा है AB हिस्से में विद्युत धारा आप देखोगे प्लस से माइनस की ओर बहती है। धारा की दिशा ये होगी प्लस से माइनस की ओर। तो आयताकार कुंडली को आप दो भागों में बांट सकते हो। एक भाग तो वह है A से B की ओर बहती है विद्युत धारा, क्योंकि आयताकार है, तार इधर जा रहा है तो विद्युत धारा इधर ही जाएगी। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी A से B की ओर। और दूसरी तरफ जो हिस्सा C और D है, C और D, इसमें विद्युत धारा इस तरीके से गति करती हुई, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी C से D की ओर होगी। तो पहले हिस्से पे देखेंगे आप, इस स्थिति में आप फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई और विद्युत धारा की दिशा ये हो गई।
तो हम क्या करते हैं, वाम हस्त नियम लगाएंगे। तो अपनी इस तर्जनी को रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा को रखेंगे विद्युत धारा की दिशा में। तो इस करने के लिए आपको हाथ ऐसे करना पड़ेगा। देखो, देख रहे हो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, दोनों चुंबकों के बीच में विद्युत धारा ए से बी की ओर इधर जा रही है, तो हमने ए से बी की ओर इधर कर दी अंगुली को। तो अंगूठा कहां आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब इस कुंडली पर जो बल लगेगा वो ऊपर से नीचे की ओर लगेगा। क्लियर हो गई बात? अब धारा जो ही सी से डी की ओर आती है, धारा किधर से किधर आती है, सी से डी की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यही है, लेकिन धारा की दिशा इस दिशा में होगी। तो हम ऐसे करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये हो गई और धारा की दिशा इधर हो गई, तो बल क्या लगा, ऊपर की ओर लगेगा। इस हिस्से में बल लगेगा। कहने का मतलब ये वाला हिस्सा नीचे की ओर जाना का प्रयास करेगा और ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जो है, मान लो ये आयताकार कुंडली है, इसके बीच में इधर वाला हिस्सा तो नीचे जाने का प्रयास करे और इधर वाला हिस्सा ऊपर जाने का प्रयास करे, तो इस तरीके से घूमने लग जाएगी, इस तरीके से घूमेगी। ये तो हिस्सा नीचे की ओर जाएगा और ये हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, राउंड आ जाएगा। राउंड आते ही क्या होगा, ये सी वाला हिस्सा इधर आ गया, सी डी वाला हिस्सा इधर आ गया। अब हाफ राउंड होते ही क्या होगा, सी डी हिस्सा इधर आ गया, ठीक है, और ए बी हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। अब आधे राउंड में क्या होगा, धारा की दिशा तो यही रहेगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा देखो B1 के संपर्क में आ जाएगा। दिक परिवर्तक घूम के इधर आ गया, इसको अर्धवलय को दिक परिवर्तक भी कहते हैं। ये घूम करके इधर आ गया और B1 से जुड़ गया। तो अब धारा इधर से बहनी, ये धारा की दिशा क्या हो जाएगी, D से C की ओर हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र ये, और धारा जा रही है D से C की ओर इस दिशा में, तो इस पे वापस बल नीचे की ओर कार्य करेगा। और इधर वाले पे वैसे ही धारा की दिशा इधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, धारा की दिशा ये हो जाएगी इधर, और बल की दिशा तो वापस क्या होगा, इस CD हिस्से को भी नीचे करेगा। तो इस तरीके से लगातार जो है चक्कर बनते जाएंगे और ये जो दूरी है ये घूमने लग जाएगी, जिसका उपयोग हम कोई बाहरी उपकरण से जोड़ करके कर लेते हैं और वो मशीनें चलनी शुरू हो जाती है। तो यह है विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली। क्लियर होगी बात क्या? बस इसमें ध्यान यही रखना है आपको कि, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली समझाइए। तो आप ऐसा चित्र बना लोगे, इसकी संरचना का वर्णन कर दोगे, ठीक है। अब उसकी कार्य प्रणाली में लिखते समय आप क्या देखोगे कि जब कुंजी दबा करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो A से B वाले हिस्से में विद्युत धारा की दिशा A से B की ओर होती है। A से B की ओर होती है, यानी धारा की दिशा इधर हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो गई। तो हम वाम हस्त फ्लेमिंग का देखेंगे, तो धारा की दिशा आपने उधर कर दी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये कर दी, तो बल इस दिशा में लगेगा ना, इस कुंडली पर ऊपर से नीचे की ओर बल लगेगा। और CD की तरफ क्या होता है, C से धारा इस तरीके से राउंड लेती हुई इधर आएगी, C से D की ओर आएगी। तो इसमें वाम हस्त नियम लगाओगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये हो गई, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगी, मध्यमा को कर दिया आपने इधर धारा की ओर, तो बल की दिशा ये हो जाएगी, यानी ये हिस्सा ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो इस किनारे की तरफ, तो AB किनारे की तरफ तो नीचे की ओर बल लगेगा और CD किनारे पर बल लगेगा ऊपर की ओर। तो AB सिरा तो नीचे की ओर आने का प्रयास करेगा और CD सिरा ऊपर की ओर आने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से ये घूम जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाएगा। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं या वामावर्त दिशा में घूमना बोलते हैं। तो ये इस दिशा से घूम के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, CD सिरा इस तरफ आ जाएगा, C इधर आ गया, D इधर आ गया और AB सिरा इधर आ गया। तो अब की बार क्या होगा, धारा की दिशा CD में धारा की दिशा बदल जाएगी, AB में भी धारा की दिशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो अर्धवलय है
जो इधर वाला अर्धवलय था B1 से जुड़ गया और जो पहले B1 से जुड़ा हुआ था वो किससे जुड़ गया, B2 से जुड़ गया। तो CD में जो धारा की दिशा है वो अब की बार इस दिशा में हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। तो जो फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे वामहस्त नियम, तो CD में धारा की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो बल नीचे की ओर कार्य करेगा, यानी CD सिरा फिर नीचे की ओर आएगा। तो CD सिरा इधर वाला सिरा जो भी होगा वो तो नीचे की ओर जाएगा और इधर वाला जो भी सिरा होगा वो ऊपर की आ जाएगा। तो इस तरीके से घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में ये जो दूरी है आगे की जो शाफ्ट है ये घूमने इस तरीके से लग जाती है और हम इसका उपयोग फैन बेल्ट से जोड़ करके किसी भी उपकरण को चलाने में कर सकते हैं। तो साधनों की गाड़ियां जो चलती है, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार या कोई भी व्हीकल, कोई भी उपकरण घूमता है, क्यों घूमता है समझ में आ गया होगा। अब ध्यान आपको यह देना है कि मोटर में ये स्थायी चुंबक काम न लेकर के विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर नरम लोहे की करोड होती है जो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। तो प्रश्न आता है आर्मेचर किसे कहते हैं, तो इस नरम लोहे की करोड पर जो विद्युत रोधी तांबे के तार की जो कुंडली होती है, आयताकार कुंडली होती है, उसको आर्मेचर कहते हैं। क्लियर आ गया। तो ये जो आयताकार हिस्सा है इसको आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर की गति के कारण ही विद्युत मोटर का निर्माण होता है। ठीक है, हो गया।